कोविड के बाद 2 पेपर होंगे, इसमें हम लोग पहले मई 2022 वाले पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये थर्ड यूनिट से हमारे पास कहाँ गया, हाँ ओके, जस्ट मिनट मैं इंक का कलर चेंज कर दूं, दिख नहीं रहा है, नहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया हूं मैं, चलो खैर बहरहाल, तो ऑप्टेन एक्सप्रेशन, यूनिट एडमिटेंस, सब सिंपल मतलब वही डेफिनेशन और डेरिवेशन है। इसके बाद इसने क्या है, सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ आर 5 ओम, इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो आरएल सर्किट हो गया हमारे पास एंड मतलब सी भी है इसमें, आरएलसी सर्किट हो गया अभी कंप्लीट, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद इसने क्या पूछा है, अच्छा हाँ देखो ये सेकंड वाला है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट पावर व्हेन वीएम sin ओमेगा t is applied across purely resistive circuit, also draw the waveform for voltage current and power on common x axis। वोल्टेज करंट और पावर की कॉमन एक्स एक्सिस की वेवफॉर्म होगी, वो मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगी, क्योंकि तो इसमें तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो, सही है ना। देखो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, 3 कम से कम पीक्स बना देना इसमें। इसके बाद ये अगर हमारी वोल्टेज की है तो करंट की इसके अंदर रखना, सही है, करंट की जो होगी इससे छोटी होगी थोड़ी सी, ठीक है, करंट वाली, क्योंकि रेजिस्टिव है ना, तो रेजिस्टिव की वजह से कोई भी मतलब आगे नहीं जाएगी, मतलब रेजिस्टिव सर्किट में हमारी जो करंट और उसमें वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन फिर जब आप इसका पावर का बनाएंगे तो पावर का भी याद रखना, पावर का जो बनेगा रेजिस्टेंस वो हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, पी होता है वी आई, तो वी आई की वजह से दोनों जब पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव होगा हमारा पावर, है ना। ऐसे करके एक ही एक्स एक्सिस पे एक ही के पास हम लोग ऐसे बना देंगे। अब मैंने तो अलग अलग पेन से बना दिए, हो सकता है आप लोग अलग अलग पेन से वहां पे ना बना पाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये हमारी पावर है, ये हमारा Vm sin ओमेगा टी है, और ये हमारा Im sin ओमेगा टी है, ठीक है, इतना तो कर लोगे ना। तो ये 3 चीजें क्लियरली वहां पे मेंशन होनी चाहिए, कौन सी वेव फॉर्म किस चीज की है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी, सही है। चलो तो ये हो गया। अब इसके बाद जो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पे अगर हम लोग वापस आए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसने पूछा है, एक्सएल पूछा है, तो इसमें बिल्कुल दे ही दिया, एल पता है एक्सएल निकालना है, सी पता है एक्सी निकालना है, नेट रिएक्टेंस पता है क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी होता है, सही है, जब ये दोनों निकल गए तो ये भी निकल जाएगा। इंपिडेंस है जेड, जेड क्या होगा, जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, यानी जो हमारे पास नेट रिएक्टेंस आया है उसको यूज कर लेंगे, जेड आ जाएगा। करंट ड्रॉन बाय द सर्किट, करंट ड्रॉन बाय द सर्किट क्या होगा, वीएमआर 200 वोल्ट, इसको जो हमारे पास ये जेड आ रहा है इससे डिवाइड कर देंगे जेड से, तो करंट आ जाएगा। पावर फैक्टर, यहीं से पावर फैक्टर निकल आएगा। अच्छा क्या ही बता रहा हूं मैं, कर ही देते हैं ना इसको। तो एक्सएल जो होगा हमारा कितना होगा, एक्सएल होगा 2 पाई इंटू 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई एल है हमारा 0.1 हेनरी, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें 100 मल्टीप्लाई तो 10 पाई, तो यानी कि 3.141 होता है ना, हाँ तो 31.41 हो जाएगा हमारा एक्सएल, ठीक है, ये हो गया 31.41 एक्सएल हो गया हमारे पास। इसके बाद अगर एक्सी कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो एक्सी क्या होगा 1/2 पाई एफसी, 1/2 पाई इंटू 50 मल्टीप्लाई बाई सी कितना है हमारा 100 150 150 इंटू 10⁻⁻6, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 21.22, ठीक, ये हमारे पास आ गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। अब अगर हमें नेट रिएक्टेंस निकालना है यानी एक्स निकालना है तो हमारा होगा एक्सएल माइनस एक्सी, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 31 में से 21 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 10.1943, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सएल माइनस नेट रिएक्टेंस। और हमें निकालना है जेड, तो जेड है हमारा आर, आर कितना था 5 ओम, तो 5 प्लस, क्योंकि ये प्लस का है तो ये हमारे पास जे 10.1943, अगर ये माइनस का आता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी प्लस का है, यानी इंडक्टिव सर्किट है, आरएल टाइप का सर्किट बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास जेड। अब इसको को यहीं पे जहां हमने इसको जेड को लिखा 5 प्लस, यहीं पे हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो अपने कैलकुलेटर निकालो, उसमें वैल्यू डालो, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि आगे हमें डिवाइड करना है। देखो करंट निकालने के लिए हमें वोल्टेज को जेड से डिवाइड करना है, और डिवीजन में हम लोग ज्यादातर क्या रखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट अपने रखेंगे वहां पे, ठीक है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में तो हमारे पास आंसर आएगा 11.354 एंगल 63.87, सही है, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है पहले, यहां लेके थोड़ी बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा यार, ठीक है। Z इक्वल्स टू 11.354 एंगल 63.87, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से I कैलकुलेट करेंगे तो I होगा V अपॉन Z, V है हमारा 200 वोल्ट और Z है हमारा 11.354 एंगल 63.87, तो ये एंगल ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, और वैल्यू क्या आएगी इसकी 17.2
614 एंगल माइनस का 63.87, ये आ गया हमारे पास आई की वैल्यू। सही है, कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, टोटल 8 पार्ट्स से। हाँ 6 आया हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है हमारा cos फाइव। cos फाइव यानी कि फाइव हमारे पास कितना है, फाइव हमारे पास 63.87, तो 63.87 cos, ये कितना हो गया हमारे पास, इसको पावर फैक्टर PF इक्वल्स टू cos 63.87, तो पावर फैक्टर हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.440। ठीक है, 0.44, जैसे 45 से बढ़ता है cos घटना शुरू हो जाता है, 0.440 हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। और इसके बाद उन्होंने पूछा एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर क्या होगा, P होता है हमारा VI cos फाइव, तो V हमारा है 200, I हमारा है 17.614 और cos फाइव हमारा है 0.44। इसको यहां रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा इसका, दैट विल बी 1551 वॉट्स। सही है, 1551 वॉट की हमारे पास यहाँ एक्टिव पावर होगी। लास्ट में हमारे पास आता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर में बस यहाँ पे ये जो है ये साइन फाइव हो जाएगा, Q जो है हमारा दैट विल बी VI साइन फाइव। तो VI साइन फाइव में 200 मल्टीप्लाई बाय 17.614 मल्टीप्लाई बाय साइन कितना है, साइन 63.87, तो यहाँ पे ये ज्यादा होगा, रिएक्टिव पावर ज्यादा होगी यहाँ पे। रिएक्टिव पावर आएगी 3162, ठीक है, 0.75 VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। यूनिट लिखने में गड़बड़ मत करना, Q की वैल्यू को, रिएक्टिव पावर की वैल्यू को गलती से भी वॉट मत लिख देना। सही है, वो पावर लेकिन रिएक्टिव पावर है। तो ये इतना हमारा कंप्लीट होगा, PB और QB। बस ये 8 पार्ट्स इसने पूछे थे, 8 पार्ट हमारे हो गए। मुश्किल से 8 मिनट हमें लगे, बताओ मुश्किल है, एक के बाद एक से। पर अगर तुमने कहीं एक में भी गलती कर दी तो आगे के सारे रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। फिर भी आपको स्टेप्स की मार्किंग मिल सकती है, हो सकता है कि स्टेप्स की वजह से एग्जामिनर रहम खा के कुछ मार्क्स दे दे, लेकिन वहां एकदम क्लियरली जो मेंशन होता है कि अगर किसी बच्चे ने ये सही निकाला है तो इसको इतना मिला, ये सही निकाला तो उसको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए गलती मत करना प्लीज, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद चलो ये सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं, सारे डेरिवेशन और थ्योरी है, वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वन शॉट में। फिर हमारे पास की थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें ट्रांसफॉर्मर वाला न्यूमेरिकल है। ट्रांसफॉर्मर वाला न्यूमेरिकल अगर आ गया तो सोचो मजे आ गए। ट्रांसफॉर्मर वाला न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, सीरियसली बता रहा हूँ। स्पेसिफिक चीजें में बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ करना नहीं है, आराम से सारी चीजें आप निकाल लेंगे। देखो क्या दिया है, केवीए रेटिंग दी हुई है हमारे पास 80 केवीए 1250, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया हमारा। 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर है, आयरन लॉस ऑफ 1000। अब इसने पीआई दे दिया, यहाँ पे हमें पीआई दिया है कितना, पीआई है हमारा 1000 आयरन लॉस, ठीक है। उसके बाद कॉपर लॉस दिया है इसने 400। देखो कॉपर लॉस जो है ना वो हमें फुल लोड पे चाहिए होता है। पीसी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इसने क्या बोला, एफिशिएंसी पूछे ना, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वैसे और भी फॉर्मूले होते हैं, पर जब हमें वी रेटिंग से निकालना होता है तो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एन इंटू, ये ईटा है और ये एन है। एन हमारे पास डिपेंड करता है कितना हमारा लोड है, हाफ लोड है तो एन हाफ होगा, फुल लोड है तो एन वन होगा, ठीक है। एन इंटू केवीए रेटिंग मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई कॉस 52, ये होता है हमारे पास ऊपर का फॉर्मूला। उसके बाद नीचे सेम होगा, एन इंटू केवीए रेटिंग इंटू 1000 कॉस 52 प्लस यहाँ होता है पी आई प्लस पी सी यू फुल, और यहाँ पे एन स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तुम लोग को, नहीं हो तो वन शॉट में से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ में इसने जो दिया है कॉपर लॉस जो दिए हैं वो फुल लोड पे नहीं दिए, व्हेन इट्स प्राइमरी ड्रॉस करंट 50 एम्पियर। अब जरा फुल लोड करंट देखें हम लोग कितनी है, तो फुल लोड करंट अगर हम लोग को पता करनी है आई फुल, वो क्या होगा, केवीए रेटिंग या वीए रेटिंग है उसको, सॉरी वीए रेटिंग डिवाइड बाई प्राइमरी वोल्टेज जो V1 होगा। तो अगर वीए रेटिंग हमारी 80 केवी यानी 80,000 डिवाइड बाई ये 1000 है हमारा जो वोल्टेज बना V1, तो 1000 से उधर यानी 80 है, तो हमारे पास जो करंट एक्चुअल में फुल लोड वाली वो 80 है। लेकिन अगर हमारे पास कितनी 50 बताया, तो ये करंट कितनी हो गई 50 डिवाइड बाई 80, ये हमारा एन हो गया यहाँ पे, है ना। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास अभी ये फुल लोड करंट है 80, और ये जो है ये एक हमारे पास कोई भी एक लोड है, ये आई हमारे पास अभी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एन होता है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, पी सी यू फुल, पी सी यू एट एनी लोड इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू पी सी यू फुल। हमारे पास ये जो है वो फॉर्मूला रहता है, ठीक है।
तो n अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें इस i के लिए n कितना है, तो n हमारा हो जाएगा 50/80। ठीक, ये हमारे पास n हो गया, तो ये हो गया 5/8 n स्क्वायर अगर वैसे है। तो अब हमें पीसीयू फुल पता करना है, तो पीसीयू फुल समझ में आया तुम लोगों को? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। देखो, हमें करंट फुल लोड करंट पे हमें कॉपर जो हमें कॉपर लॉस पता करना है वो फुल लोड करंट पे पता करना है। तो फुल लोड करंट है हमारी 80 केवी 80 एम्पियर। जब हमने यहाँ से पता किया फुल लोड करंट कितनी है, तो हमारी फुल लोड करंट आ रही है 80 एम्पियर, और इसने हमें दे रखा है कि 50 एम्पियर करंट पे हमारे पास 400 वॉट कॉपर लॉस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर लॉसेस का ये रिलेशन होता है कि किसी भी लोड पे, कोई भी ये लोड है हमारा, उस पे जो कॉपर लॉस है दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा फैक्टर होता है लोड फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय पीसीयू फुल, तो इसका स्क्वायर होगा। अब लोड फैक्टर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो करंट लोड पे जो करंट है उसको डिवाइड कर देंगे फुल लोड करंट से। तो हमारे पास करंट जो लोड है, मतलब अभी जो हमारे पास लोड की करंट है वो 50 एम्पियर दे रखी है और फुल लोड करंट है 80, तो एन हमारा हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 80, यानी कि ये जो हमें पीसीयू दिया हुआ है वो कितने लोड पे, 50 डिवाइड बाई 80 लोड पे, यानी 5/8 लोड पे है ना, टोटल पूरे लोड पे नहीं है बल्कि 5/8 फ्रैक्शन पे है। तो एन हमें मिल गया 5/8। अब हम उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, पीसीयू इक्वल्स टू एन स्क्वायर, पीसीयू फुल हमें नहीं पता, पीसीयू हमें पता है इस वाले एन स्क्वायर के लिए। तो पीसीयू कितना था हमारे पास, अब ये हो जाएगा पीसीयू डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो पीसीयू था हमारे पास 400 वॉट है ना, और एन है हमारे पास एन स्क्वायर यानी 5/8, तो यहाँ जाएगा 5/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर, तो 8 चला जाएगा ऊपर, और तो ये कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब 8 नहीं सॉरी 64 होगा, ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 25, तो 25 फोर्जा होता है ये 460, तो ये होगा 60, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 64 होता है 1024। ये आ गया हमारा पीसीयू फुल लोड पे जो हमारा कॉपर लॉस है वो आ गया हमारा 1024। सही है, फुल लोड कॉपर लॉस आ गया हमारा 1024। अब हम इसको इस वाले फॉर्मूले में रख दें, हमें पता करना है एफिशिएंसी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एफिशिएंसी क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें एफिशिएंसी है फुल लोड पे, और पावर फैक्टर हमारा 0.8 लैग। ठीक है, 0.8 हमारा पावर फैक्टर है और लोड हमारा फुल है। तो अगर हम लोग ईटा यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो केवीए रेटिंग हमारी कितनी है 80 मल्टीप्लाई बाई 1000, 80 के वी है तो ऑब्वियसली वी रेटिंग हमें फाइनल नहीं होती, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, उसके बाद cos phi 2, तो एन हमारा इसमें कितना है, एन क्योंकि हमने यहाँ पे फुल लोड लिया है, तो फुल लोड लिया है तो यहाँ 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 1000, और cos phi 2 दिया इन्होंने 0.8, हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है। ऐसे अब नीचे भी आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.8 और प्लस पी आई होगा। तो पी आई कितना है हमारे पास, पी आई है 1000 वॉट, और पीसीयू फुल, ठीक है, एन स्क्वायर इंटू पीसीयू फुल होता है ना, तो एन स्क्वायर कितना है, एन है हमारा 1, तो इसका स्क्वायर भी हमारे पास होगा 1 मल्टीप्लाई बाई पीसीयू फुल कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, पीसीयू फुल था हमारा 1024। सही है, तो अब हमारे पास अगर हम इसको देखें तो 0.8 से अगर हम इस वाली पॉइंट से ये वाली जीरो हटा देते हैं तो 8 8 होगा 64, और 64 इंटू 1000 ये होगा 64,000 हमारे पास ऊपर। सही है, और नीचे कितना है, ये 64,000 हो गया ये वाला, और उसके बाद 1000 और तो 65,000, और फिर ये वाला 1000 66,024, तो 66,024 आ गई हमारी एफिशिएंसी, मतलब ये। अब इसको अगर परसेंट, अगर नॉर्मल हम लोग ऐसे निकालेंगे तो कितना आएगा 0.969, और कितना आ रहा है, हाँ 0.969, और अगर हम लोग इसको परसेंटेज में लिखें इक्वल्स टू 96.9%, ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास। सही है, फिर हमारे पास है सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आराम से। इसके बाद है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में एफिशिएंसी एट हाफ लोड, पावर फैक्टर हमारा 1 है। अब पावर फैक्टर तो हमारा 1 यानी cos phi 2 हमारा 1 है, और हाफ लोड यानी कि n जो है हमारा, n जो है अब वो 1/2 हो गया। सही है, तो इस वैल्यू को हम लोग दोबारा से उसी में रख देंगे, ईटा जो था हमारे पास, ये वाला जो फॉर्मूला है ईटा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, n इंटू केवीए रेटिंग मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई cos phi 2 अपॉन यही सेम ऊपर वाला n इंटू केवीए मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई cos phi 2 प्लस पी आई यानी आयरन लॉस प्लस पी सी यू फुल, और यहाँ इसमें आ जाएगा एन स्क्वायर, और यहाँ पे एन था। ठीक है, तो हम जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एन था हमारा हाफ इंटू केवीए था 80 मल्टीप्लाई बाई 1000, और यहाँ पे
जो cos phi 2 है उसकी वैल्यू 1 दी है, पावर फैक्टर हमारे पास यहाँ 1 है। ऐसे यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस पीसीआई हमारा, पीआई तो हमारा चेंज होता नहीं है, आयरन लॉस, पीसीयू अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास हाफ का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाई 1024, ठीक है। तो हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो जाएगा 1/4, तो 1/4 से डिवाइड करेंगे। डिजिटल तुम लोगों ने इतना पढ़ा ही होगा माइक्रो प्रोसेसर में सारा का सारा कि 1024 टू की पावर 10 और 2 का टू की पावर 8 टू की पावर होता है 8 होता है 256, या नहीं भी हो तो इसको नॉर्मल डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8 4 5 जा 20 4 6 जा 15, सही है, 4 0 24 सॉरी, तो 256 आ गया हमारे पास है। अब जब हम इसको करेंगे यहाँ पे तो ये 240 हो जाएगा, ये तो 40 इंटू 1000 40,000 हो गए ऊपर, 40,000 डिवाइड बाई ये भी 40,000 आएगा, 40,000 ये 1,000 है 41,000 और 256, तो 41,256, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कितना था यार, कैलकुलेट किया था मैंने 96955, तो ये हो गया हमारे पास 0.96955, वो हमारा 96977 आ रहा था उधर, है ना। ऊपर जो था ये हमारे पास 97 था 96.97 और यहाँ पे हमारे पास 96.955%, ये आ गई हमारे पास एफिशिएंसी, सही है। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, बस यहाँ पे एक कैच था, इसने कॉपर लॉस फुल ना देके 50 एम्पियर पे दिया है, तो बस यहाँ पे मैं एन कैलकुलेट करना ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। यहाँ पे जो एन से हमने एक्चुअली पीसीयू फुल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, अगर ये गलती से लड़कों ने क्या गलती करी इसमें कि इसी को पीसीयू फुल ले लिया, उसके बाद से फिर जब सारे आंसर फिर गलत ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर वाला हो गया, इसके बाद थी एंटीगेन इम्पीडेंसेस ऑफ, यही अभी जो हमने किया था थोड़ी देर पहले, यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ, आर कनेक्टेड स्टार अक्रॉस 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज तो गिवन है ऑलरेडी, मैं बताया था ना, जो दी हुई थी लाइन वोल्टेज ही दी हुई होती है, तो लाइन वोल्टेज तो ऑलरेडी हमें पता ही है 415 हो गए यहाँ पे। उसके बाद फेज वोल्टेज, ये कैसे कनेक्टेड है, स्टार में कनेक्टेड है, तो स्टार में हमारा फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3 होता है, तो 415 डिवाइड बाई √3, तो ये कितना हो जाएगा 415 डिवाइड बाई √3 हमारे पास आ जाएगा 239.6, ठीक है 239.6 वोल्ट, ये हमारा फेज वोल्टेज आएगा। अब फेज करंट और लाइन करंट चाहिए, तो फेज करंट और लाइन करंट स्टार में दोनों सेम होती है, और वो होता है वीपीएच डिवाइड बाई, ये हो जाएगा हमारे पास दोनों सेम होंगी, और ये होगा 239.6 डिवाइड बाई जेड, जेड हमें गिवन है ना 6+8, और 6+8 का भी हमने निकाला ही था, जेड कितना था वो हमने पोलर कोऑर्डिनेट में निकाला था जब इसको 6+8 का, तो 10 एंगल 53.13 है ना, ये हमारे पास आ रहा था। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 23.96 एंगल माइनस का 53.13, सही है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। इमेजिनरी अपॉन नहीं भी हो तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल जो है वो इमेजिनरी अपॉन रियल करके आ जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है, 6 6 36 होता है, 8 64 होता है, तो ये हो गया 10, ये आप 10 इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल कर लीजिए, 8/6 करेंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाना चाहिए यहाँ पे, सही। अभी हमने किया तो यही लिया था ना, कुछ और लिया था, एक था ना यहाँ पे 6+8, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ था, देखो कहाँ पर आया था, कहाँ चला गया भाई, ये रहा, सेम है ना बिल्कुल, 8+6j, यहाँ पे बस इन्होंने 8 यहाँ पर लिया है 6 यहाँ पर लिया है हमारे पास, अब इन्होंने उल्टा कर दिया 6+8j हो गया था वहां पे, इसलिए एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मैग्नीट्यूड सेम रहा, सेम क्वेश्चन है, बस इन्होंने नंबर आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एंगल 53 ये रहा 53.13, ये हमारी आई आ गई। फिर 3 फेज एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर, अब हमें फाई पता ही है, आई हमें पता ही है, वी हमें पता ही है, तो अब इसमें कौन सी बड़ी चीज है एक्टिव रिएक्टिव पावर निकालने के लिए, फिर भी लेकिन जैसे इसमें एक्टिव और रिएक्टिव और एपरेंट पावर आपसे निकलवाई है, तो ये VL/IL हमें लेना होगा, तो या तो आप लोग ये ले लिए √3 VL/IL cos phi, या फिर आप लोग सिंपल VPH स्क्वायर ओवर जेड, पीएच रख दिए यहाँ पे, ठीक है, VL सॉरी 3 नहीं होगा, स्टार में हमारे पास होगा VL स्क्वायर ओवर ZPH, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू cos phi, ये हमारी वो होगी क्या बोलते हैं एक्टिव पावर। तो अगर पावर एक्टिव पावर हम लोग कैलकुलेट करें तो VL स्क्वायर जो है 415 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1722225 डिवाइड बाई, और ये हमारे पास HPH कितना है 10, मैग्नीट्यूड से ही हमें यहाँ डिवाइड करना है, पावर में तो और कुछ हमें देखना नहीं है,
एंगल का तो यहाँ इतना इश्यू हमारे पास है नहीं, क्योंकि एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं cos फाइव। तो cos फाइव की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आ रही है, cos फाइव की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट नहीं करी। अच्छा मैंने डायरेक्ट दरअसल एक्चुअल मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर में रख दिया था इसको, तो 53.13। तो यहां से जो फाइनल आंसर आएगा इसका दैट विल बी 10,333.5 वाट। ये आ गया हमारा एक्टिव पावर। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हम लोग रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करेंगे तो सेम वे में बस यहाँ पे साइन फाइव आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा 72225 डिवाइड बाई 10 और ये हो जाएगा साइन 53.13। ठीक है, तो ये हो गया साइन 53.13। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ 13,777.98 VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। सही है। और एस जो है टोटल, उसमें ये वाला पोर्शन आप हटा दिए, एस तो ये दिख ही रहा है यहाँ पे, बस 10 से डिवाइड करना है, एस इक्वल्स टू 17222.5। ये हमारे पास टोटल एपरेंट पावर आ गई। सही है। तो एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन इन्होंने दे दिया यार, 8 मार्क्स में दिया है, इतना सा क्वेश्चन है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको करने में। सही है। चलो आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आएंगे इस बार भी आएंगे, टेंशन मत, ऐसे ही आएंगे। सही है। तो डिफाइन प्रैक्टिकल सोर्स, मतलब ये नेक्स्ट उसी का है, ट्रांसफॉर्मर। अच्छा अभी सुपर पोजिशन थ्योरम आ गया हमारा, 5th यूनिट आ गया। 5th यूनिट, राइट डाउन द स्टेप टू फाइंड आउट द करंट थ्रू PQ यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम। तो इसमें हमें स्टेप देखो, अब ये 8 मार्क्स का है, तो आप सिर्फ ये लिख सकते कि एक पहले V1 को शॉर्ट करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे, फिर V2 को शॉर्ट करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में जो दोनों को ऐड कर देंगे। सिर्फ ये 3 स्टेप से काम नहीं चलेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। करके क्या दिखाना पड़ेगा, आपको पूरा सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा कि हाँ जी हमने जो है इसको V2 को यहाँ से शॉर्ट कर रखा है यहाँ पे, और यहां से हमने इसको V1 को लगा रखा है। सही है। और किसमें पता करनी है फाइन, यहाँ पे PQ वाले में पता करनी है हमें, तो यहाँ पे हम लोग KCL लगा देंगे P पे। तो यह हो जाएगा हमारे पास कितना है, V1, और ये है R1, R2 और R3। सही है। तो हम लोग Q को एज ए ग्राउंड कंसिडर कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा, ये I1 इसको मान लेंगे, ये I2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा I3। सही है। इस तरह से जब हम यहाँ पर इसको लगाएंगे PQ, हाँ I3 हमें फाइंड आउट करना है ये वाली, तो हमारे पास क्या आएगा, V1 माइनस VP डिवाइड बाई R1 इक्वल्स टू VP डिवाइड बाई R3 प्लस VP डिवाइड बाई R2। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से इसको इतना कैलकुलेट करके एटलीस्ट आप रखेंगे कि इतना हम लोग दिखा दें, और ये हो जाए V1 अपॉन R1। मतलब ये सारी इक्वेशन जो है एक तरफ VP यहाँ पे ले लीजिए आप, VP कॉमन आ गया तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग VP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और वहां से हम लोग फिर I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, I3 विल बी VP ओवर R1। ये यहाँ तक लेंगे, फिर उसके बाद सिमिलरली अब इसको शॉर्ट करेंगे, इसको वोल्टेज रखेंगे, और फिर वहां से हम लोग फाइंड आउट करके फिर से V1 VP की वैल्यू वहां से भी फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर कि भाई VP की वैल्यू से फिर I3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से VP पता चल जाएगा, और फिर हमें I3 पता चलेगा यहाँ से VP बाई R3, और उसके बाद या फिर जब दूसरी बार में यहाँ लिखेंगे I3 डैश विल बी VP डैश बाई R3। नाउ टोटल करंट विल बी I इक्वल्स टू I3 प्लस I3 डैश, ऐसे लिख देंगे। सही है। ये हो गए स्टेप्स हमारे इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा KVL भी लगा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, फिर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम AB रेजिस्टर। ये वाली करंट हम लोग को पता करनी है यूजिंग किरचॉफ लॉ। अब इसने कोई स्पेसिफिक नहीं कहा है कि आपको वोल्टेज लॉ यूज करना है या करंट लॉ यूज करना है। ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं तो हमेशा करंट लॉ यूज करता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें बस यहाँ पे जो है वो KCL लगा देना इस नोड पे। तो इसको आप कोई भी नोड कंसीडर कर लिए, ये AB तो है यहाँ पे, इसको आप C कंसीडर कर लिए, और इसको हम लोग ग्राउंड कंसीडर कर लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर KCL लगाएंगे तो हमारे पास ये हो गया I1, और ये हो गया I2, और ये हो गया I3। सही है। तो इस पे हम लोग KCL लगाएंगे तो 50 माइनस VC डिवाइड बाई 2 है ना, क्या है I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो 50 माइनस VC डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू VC डिवाइड बाई 4, ये वाला VC माइनस 0 डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा। और ये जो जब हमने इसको 0 कंसीडर किया है और ये 20 ये इधर माइनस, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये माइनस का 20 हो जाएगा। बस यही एक कैच है इस पूरे सर्किट में। अगर आपने ये सॉर्ट आउट कर लिया कि कहां पे क्या वोल्टेज होगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी KCL लगाने में, KVL लगाने। अच्छा KVL भी अगर आप लोग लगाना चाहिए, चलो पहले मैं KCL से करता हूँ, फिर KVL से भी करके दिखा दूंगा। प्लस
VC माइनस 20, माइनस माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो VC माइनस VC 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 प्लस होगा, प्लस VC माइनस माइनस का 20, तो ये हो जाएगा टोटल प्लस का 20, और ये हो जाएगा हमारे पास VC ये 9 ओम है और यहाँ पे 6 ओम है, तो हो जाएगा टोटल 15 ओम। ठीक है, तो हमारे पास यहां से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए I2 यानी कि VC माइनस 20 डिवाइड बाई 15 हम लोग को कैलकुलेट करना है। खैर कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया 50 डिवाइड बाई 2 हो गया 25, और ये माइनस VC बाई 2 आ जाएगा इधर, तो ये हो गया हमारे पास VC बाई 4, है ना, VC बाई 4 और प्लस VC बाई 15 प्लस, है ना, प्लस VC बाई 2 इधर से जो है हमारे पास ये VC बाई 2, और ये जो VC यहाँ से माइनस प्लस 20 आया था, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 20/15 प्लस का। अब इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो अगर VC वाले सारे एक तरफ हम लोग ले लें, या VC का क्या आएगा, अब इसका आएगा टोटल 60 आएगा, इसका जो LCM आएगा VC का वो 60 आएगा, तो 4 15 जा, तो 15 VC हो गया यहाँ पे, या VC को भी कॉमन ही ले लेते हैं, तो 15 प्लस, या 15 4 जा तो 4 प्लस 2 30 जा, तो ये 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 15 प्लस 4 प्लस 30, बाहर VC हमारे पास, और यहाँ पे नीचे 60 लगा हुआ है, एक मिनट इसको लिखो ऐसे, VC इंटू 15 प्लस 4 प्लस 30 डिवाइड बाई 60, उसके बाद इक्वल्स टू, ये था हमारा 25 यहाँ पे था ही, यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे ऐड माइनस 20/15। ठीक है, तो अब इसमें 20/15 वाले केस में हमें अब यहाँ पे भी LCM लेना पड़ेगा। जब LCM यहाँ से लेंगे तो ये 15 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये 25 था ना हमारे पास यहाँ पे, ये 25 माइनस 20 था, तो अगर 15 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, इस वाले को पोर्शन को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया कितना, VC इंटू 13 प्लस 19 49, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49/60 इज इक्वल टू, ये होगा 375 माइनस 20 डिवाइड बाई 15, सही है। तो अब टोटल हमारे पास VC जो आएगा वो क्या आएगा, 355 75 माइनस 20 55 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 49, और 60 जाके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो फाइनल हमारे पास आएगा आंसर VC का, दैट विल बी 28.97, ये आ गया हमारे पास VC 28.97। अब जो हमें I3 फाइंड आउट करनी है वो ये वाली थी, VC प्लस 20 माइनस डिवाइड बाई 15। तो अब जो हम करंट फाइंड आउट करेंगे, जो करंट हमें चाहिए रिक्वायर्ड, दैट वाज VC यानी कि 28.97, और माइनस माइनस 20 था यानी कि प्लस 20 हो जाएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 डिवाइड बाई 15 यानी 48.97 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ से हमारा I कैलकुलेट होके आएगा कितना, I आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5.44 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये था 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 8 मार्क्स का भी आ सकता है, खैर लेकिन ठीक है, एक ही बार KCL लगाना तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, कैलकुलेटर में और जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, तो I हमारा आ जाएगा 5.44 एम्पियर। ठीक है, देखो कैलकुलेटर से कर लेना, लेकिन स्टेप्स भी लिखना ज्यादा से ज्यादा जो हो सके, इससे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। सही है, इसके बाद चलो अब ये पूछा कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम AB फॉर द सर्किट शोन यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अभी हमसे कह रहा है कि यही वाले सर्किट को थेवेनिन से मिलाओ, तो थेवेनिन थ्योरम में हमारे पास क्या होता है ऑप्शन, थेवेनिन थ्योरम से अगर हमें करना तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको बना लेंगे ऐसे 50 वोल्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये हो गया रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर एक और रेजिस्टेंस है यहाँ, और फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और यहाँ पे बैटरी उल्टी लगी हुई है, और फिर ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये 20 वोल्ट की, तो ये कह सकते हैं, तो ये कह रहा है A और B, यानी ये A है हमारा और ये B है हमारा, जो कि 6 ओम का है, ये 9 ओम का था, और ये 4 ओम का है, और ये 2 ओम का है, ये 50 वोल्ट का है हमारे पास। तो अब जब हमें थेवेनिन हम लोग लगाए, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले RTH फाइंड आउट करेंगे। RTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड, यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे खत्म, और इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, तो हमारे पास जब हम यहाँ से हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 9 प्लस 4 पैरेलल विद 2, पैरेलल विद 2 का मतलब ये है
ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 6, 4 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस 2 यानी कि 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 6 होगा, तो 10.33 आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये आ गया हमारा RTH 10.33, ठीक है। चलो इसमें लिखा हुआ भी नहीं, RTH हो गया ये। फिर हमें फाइंड आउट करना है VTH या VOC कह सकते हैं, वी ओपन सर्किट। तो अगर हम अब इसको यहां से देखें, देखो ये हमारा सर्किट खुला हुआ है, तो करंट कैसे जाएगी, करंट जाएगी सिर्फ ऐसे ही, उसके अलावा कहीं नहीं जा रही। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दें तो हमें यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा, इसको हम लोग कह देते हैं C, चलो ठीक है, और ये हो गया D, अगर इसको ऐसे मान लें हम लोग D, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो VCD अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, VTH, तो अभी इसको देख लेंगे। VCD अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, VCD हमारा क्या है, VCD होगा, देखो 50 है हमारा, यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दो, 50 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4। जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज पता करना है, सीरीज में लगे हुए हैं ये दोनों के दोनों, इधर तो कोई करंट जा नहीं रही, तो जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज पता करना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और रेजिस्टेंस के सम से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास आएगा 54 200 अपॉन 6, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन 6। इसको बल्कि और आसानी इसमें ये है कि हम लोग ये देखें, ये 20 वोल्ट है, तो D जो है 20 है, तो अगर हम यहां से देखें तो ये 50 है और ये 20 है, राइट। तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है यहाँ पे 30 का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 बाई 6। तो क्योंकि ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है ये इसके साथ शॉर्ट सर्किटेड है, तो ये हमारा 20 वोल्ट है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लोग 50 माइनस 20 वोल्टेज ले लिया हमने और इसमें पोटेंशियल डिवाइडर लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 30 वोल्ट कुछ इसमें ड्रॉप हो रहा है, कुछ इसमें ड्रॉप हो रहा है। जो इसमें ड्रॉप हो रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 30 को और डिवाइड बाई 2 प्लस 6, तो ये 30 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 6, तो 6 5 होता है 30, 5 4 होगा 20। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 20 वोल्ट, सही है। तो VCD आ गया हमारा 20 वोल्ट, ठीक है। अब अगर हम देखें हमें क्या पता करना है, देखो क्योंकि इस तरफ कोई करंट नहीं जा रही, यहां पे हम लेंगे सिंस करंट इज नॉट फ्लोइंग इन 9 ohm resistor, so VC will be equals to VA। तो VC और VA हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है VTH जो होगा हमारा दैट विल बी VCB इक्वल्स टू VAB, ठीक है। VA के इक्वल है, तो VAB हमें फाइंड आउट करना है VTH के लिए, तो वही VCB होगा। तो VC हमारा कितना है, VCD तो था हमारे पास 30 और 20 डिग्री जो हमने कैलकुलेट किया था, और D और B में अगर हम देखें 20 वोल्ट का डिफरेंस है, यहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो और 20 इसमें प्लस हो जाएगा, सही है, क्योंकि यहां से तो ये 20 इसके अकॉर्डिंग तो 20 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम इधर जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस 20 प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 20। तो VTH जो आएगा हमारे पास आएगा 40 वोल्ट, समझ आई बात। देखो ये इसके अक्रॉस, इससे तो ये 20 ज्यादा है, और ये इस वाले पॉइंट से 20 ज्यादा, अगर इधर हम देखें तो B से 20 ज्यादा है, और ये D से C हमारा 20 ज्यादा, तो टोटल 40 ज्यादा हो गया C और B। तो C और B में हमारा जो डिफरेंस आया वोल्टेज का वो आया 40 वोल्टेज। अब हम 40 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देंगे। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे VTH यानी कि हमारा 40 वोल्ट, और ये हमारा लग जाएगा RTH कितना आया था हमारे पास 10.33, और फिर हमारे पास आ जाएगा जो लोड रेजिस्टेंस है यानी कि 6 ओम वाला, हो गया 6 ओम। तो हमारे पास यहां से जो करंट आएगी I विल बी इक्वल्स टू 40 वोल्ट डिवाइड बाई 10.33 प्लस 6, सही, 40 डिवाइड बाई 16.33 आ गया ये। तो 40 डिवाइड बाई 16.33 कितना होता है, 16 3 48, तो ये अराउंड वही 3.26 के अराउंड कुछ आ जाएगा, 3.2 कुछ आ रहा होगा, सही है। तो वही हमारा वैसे भी आ रहा था जब हमने इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से किया था, अब वही ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये हो गया कंप्लीट ये वाला थेवेनिन वाला। उसके बाद फिर इसमें 7th में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि बता कनेक्टेड सीरीज एंड पैरेलल एक्सप्रेशन इन्होंने पूछा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, वो आपको वीडियोस में मिल जाएगा उधर, ठीक है, नोट्स में। फिर हमारे पास
हाँ ये देखो, ये भी बिल्कुल वैसे ही सम है, एनर्जी वाला। एनर्जी वाले दो ही टाइप के सम आते हैं, या तो ये वाला आता है इस टाइप का, या फिर ये जो पहले हमने किया था अभी जिसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करना था, या फिर ऐसा होता है कि एनर्जी हमें पंप की या किसी चीज की जो काम करे तो मशीन, उसकी हम लोग को निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे इसने कहा है 12,000 लीटर ऑफ वाटर एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर पर मिनट। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज 75%। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एक मिनट इसमें, हाँ, तो यहां पे हमारे ये जो दिखा रहा है कि 12,000 लीटर और हाइट इसने दी हुई है। ई होता है हमारे पास ई इक्वल्स टू एम जी एच। सही, मास, ग्रेविटेशन कांस्टेंट 9.8 और हाइट। ठीक है, मास होता है इसमें किलोग्राम में। तो अब अगर हम यहाँ पे ले 12,000 लीटर, ये हमारी ई आउटपुट है, इतना काम हो रहा है, तो ये एनर्जी आउटपुट हमें मिल रही है। ठीक है, इनपुट हम लोग कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, तो एमजीएच में हमारे पास क्या होगा, 12,000 लीटर है, यानी 12,000 लीटर हो रहा है 12,000 किलोग्राम। पानी हमारा 1 लीटर 1 किलोग्राम का होता है। ठीक है, बाकी के लिक्विड्स डिफर करते हैं। तो 12,000 किलोग्राम तो हो गया ये, मल्टीप्लाई बाई 9.8 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई हाइट हो गई इसकी 15 मीटर। सही, तो टोटल हमारी जो ई आउटपुट आई वो आएगी निकल के 1764,000 जूल। सही है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आउटपुट निकल करके आया। सही है, अब हमें एनर्जी इनपुट निकालना है। एनर्जी इनपुट अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, एनर्जी आउटपुट डिवाइड बाई एफिशिएंसी। अब इसमें एफिशिएंसी है दो, देखो हमारे पास एक तो मोटर की एफिशिएंसी है और एक पंप की एफिशिएंसी है। तो मोटर जो है, मोटर और पंप, क्यों क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मोटर घुमाते हैं और मोटर फिर पंप को घुमा रहा है। तो एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं मोटर में, जिसको वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर पा रही मैकेनिकल एक्शन में। सही है, और वो जो मैकेनिकल एक्शन वो पंप पे दे रही है, वो पंप उसको कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग दोनों को मल्टीप्लीकेशन में रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ 1764,000 डिवाइड बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.80। ठीक है, तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये, क्योंकि 1 से छोटा है तो ऊपर वाली नंबर बढ़ जाएगा इसमें। तो हमारे पास फाइनल जो आएगा ई इनपुट, दैट विल बी 229,40,000। इतनी इनपुट एनर्जी हम लोग को देनी पड़ेगी। ठीक है, इनपुट पावर टू मोटर, हमें चाहिए पावर। तो एनर्जी जो होती है पावर इंटू टाइम होता है, एनर्जी जो होती है वो ई इक्वल्स टू पीटी होता है, पी इंटू टाइम, इसलिए किलोवाट आर होते हैं एनर्जी, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिखें, V इंटू आई इंटू टी इक्वल्स टू ई, हमें दिया हुआ है ई कितना है हमारे पास 29,40,000 हमारे पास है यहाँ पे। तो यहां से अब जो हम लोग वी आई फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वी आई विल बी ई अपॉन टी, वी आई विल बी ई अपॉन टी। अच्छा, ये जो एनर्जी थी कितने टाइम में जा रहा था, ये जा रहा था पर मिनट, है ना, पर मिनट में। मिनट का मतलब है 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, एंड 6 4 जा 6 24 बचे 5 6 48 6 निम 54 49 हो गया ये। सही है, 49,000। ठीक है, 49,000 वाट यानी 49 किलोवाट। तो इसने जो पूछा इनपुट पावर टू मोटर इन किलोवाट इज 49, ये इसका आंसर होगा 49 किलोवाट। अब ये पूछा डेली एनर्जी कंजम्पशन इस पंप इज यूज फॉर 4 आवर। तो अगर 4 आवर के लिए यूज हो रहा है तो जस्ट इसी को एनर्जी कंजम्पशन जो होगा हमारा E, दैट विल बी 49 मल्टीप्लाई बाई 4, बस इसका ये डेली एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगा। क्या आएगा, पर डे का आएगा 196 आ रहा है, 196 किलोवाट का इसका डेली एनर्जी कंजम्पशन है। अब ये कहें कि सर इसका पैसा भी बता दो, ये कह रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल इज फॉर अबव डेली यूजेस फॉर द मंथ ऑफ 30 डेज एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। तो हमारा 196 जो आया है डेली का, उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 1 यूनिट जो है वो 30 रुपए की है। तो अब इसको देखें तो कितना है, 4 या 12 कम हो जाएंगे 600 में से, यानी कि 588 आ रहा होगा कुछ, हाँ 588 और 2 जीरो लग जाएंगे बाद में। तो इतने रुपए हमारे, रुपीज का चाहे ऐसे निशान बना लो, जो भी लिखना हो, बहरहाल ये बिल हो गया हमारा मंथली बिल। मंथली बिल सही, जो हमारी पावर थी, बल्कि इस वजह से पर डे की जो एनर्जी थी, पर डे एनर्जी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट। सही है, तो इससे हमें हमारे पास बिल निकल आएगा। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पावर फाइंड आउट करी,
पावर से हमने फिर एनर्जी पर डे की फाइंड आउट कर ली, उसको जितने घंटे यूज कर रहे हैं दिन में उतने घंटे का मल्टीप्लाई करके फिर हमने उससे बिल फाइंड आउट कर लिया मंथली, मंथ्स का 30 से मल्टीप्लाई कर दिया और जितने की एक यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये 2022 मई का पेपर खत्म हुआ।